नया टॉपिक, कुछ टॉपिक्स और बचा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। किरचॉफ का नियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको 10th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ कर आए हो। किरचॉफ वैज्ञानिक किरचॉफ था जिन्होंने वैद्युत परिपथ और उनके बीच बहने वाली धाराओं, इनके बीच संबंध बताने के लिए क्या किया था, कुछ नियम दिए थे। इन नियमों को कहते हैं किरचॉफ का नियम। वैज्ञानिक किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ और उसमें बहने वाली धारा के बीच संबंध बताने के लिए जो नियम दिया था उसी को कहते हैं किरचॉफ का नियम। इसका 2 नियम पढ़ना है। किरचॉफ का 2 ही नियम हैं। एक को बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम समझना। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, डायग्राम में ही समझा देता हूँ, पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान दो। ये जो बीच में है उसको बोलते हैं संधि। जहाँ पर मिलता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये तो जानते हो ना, जिस पॉइंट पर कुछ भी मिलती है उसे क्या कहते हैं, संधि। तो ये मेन जो पॉइंट है ये क्या है, संधि। तो प्रथम नियम के अनुसार क्या होगा, संधि में प्रवेश करने वाली धारा और संधि में मतलब संधि से बाहर जाने वाली धारा, संधि में प्रवेश करने वाली धारा और संधि में बाहर निकलने वाली धारा, संधि से बाहर निकलने वाली, दोनों धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा। दोनों धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होगा। समझ में आया? जितना धारा संधि में प्रवेश करेगी उतनी ही धारा संधि से बाहर निकलेगी। ये कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम। समझ में आया परिभाषा? किसी विद्युत परिपथ में संधि पर प्रवेश करने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से बाहर निकलने वाली कुल धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ आया? इसका 2 परिभाषा है, दोनों में से जो याद रखना चाहो रख लो ना। अभी एक ही बताया हूँ। अभी क्या क्या बात है, एक संधि में प्रवेश करेगी और एक संधि से बाहर निकलेगी, तो दोनों का बीजगणितीय योग क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये समझ आया? चलो देखें, यहाँ से एक पॉइंट याद रखना, संधि में जो प्रवेश करेगी, संधि में प्रवेश वाली, संधि में प्रवेश, और एक क्या बनता है, संधि से बाहर, संधि से बाहर प्रवेश करने वाली धारा और संधि से बाहर निकलने वाली धारा। देखो, संधि में जो धारा प्रवेश करेगी उसको हम लेंगे धनात्मक, संधि से जो बाहर निकलेगी उसको ऋणात्मक। यहाँ चेक करना। देखो, संधि में कौन कौन सी धारा प्रवेश कर रही है, I1 प्रवेश कर रही है। देखो इस तरफ जा रहा है, मतलब अंदर जा रही है संधि में। I2 भी अंदर जा रही है। I3 बाहर जा रही है ना, तो I3 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। I3 माइनस। I4 अंदर जा रही है, मतलब प्लस में। I5 बाहर जा रही है, तो I5 को माइनस में लेंगे। समझ आया? अब क्या बताया था, दोनों का बीजगणितीय योग क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो क्या कर देंगे, I2 प्लस I1 प्लस I4 बराबर होगा माइनस I3। अब प्लस माइनस I5, तो प्लस और माइनस तो आखिर माइनस ही होगा। ये लो, ये आया समझ में किरचॉफ का नियम। परिभाषा क्लियर हुआ? किसी विद्युत परिपथ में संधि में प्रवेश करने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से बाहर निकलने वाली कुल धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ये हुआ, ये परिभाषा याद हुआ। अब दूसरा परिभाषा समझो, एक और है, सरल है वो वाला, ये भी सरल था। देखना, यहीं से बना सकते हैं दूसरे परिभाषा को। I1 प्लस I2 प्लस I4, I1 प्लस I2 प्लस I4, इधर माइनस I3 और माइनस I5 है।
अगर मैं इस तरफ को उधर पक्षांतर कर दूँ तब +i3 + i5, तो इक्वल में क्या बच जाएगा बताओ? 0। ये है हमारा द्वितीय नियम, मतलब दूसरा परिभाषा। अब दूसरा परिभाषा इसको बता क्या सकते हो? किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब बीच में ही तो मिल रहा है, यहाँ से अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, बीच में ही मिलेगा ना। ये जो अंदर जाने वाली धाराएं हैं, सबसे पहले यहाँ प्रवेश किया, ये वाला अंदर जा रही है, ये भी यहाँ प्रवेश किया, ये आ रही यहाँ भी प्रवेश किया, तो सभी का सभी एक पॉइंट पर ही मिलेगा। तो संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। हुआ? इसके लिए हम डायरेक्ट ये बना सकते हैं I = 0। कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। याद हुआ? किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यहीं से देख लेना, धाराओं का योग, ये योग को दर्शाता है, धाराओं का योग। अब परिभाषा के हिसाब से लिख लेंगे। समझ में आया? लिख लोगे? दोनों परिभाषा एक बार बता रहा हूँ, सुन लेना, उसके बाद लिख लेना। किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा, किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से बाहर निकलने वाली कुल धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। लिख लोगे? दोनों परिभाषा लिख लो। देखो, द्वितीय नियम या पाश का नियम या वोल्टता का नियम। पाश मतलब लूप, लूप जानते हो ना, घेरा। द्वितीय नियम, पाश का नियम या वोल्टता का नियम, पूरा बोलो, एक ही है। समझ आया? अब ये कहता क्या है, इसको समझो। किसी विद्युत परिपथ में, ये विद्युत परिपथ है, उसमें धारा में, धारा में बोलता हूँ, लूप में, किसी विद्युत परिपथ में लूप में या पाश में, डायरेक्ट बोल सकते हो तो किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पाश में, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पाश में उनके विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग मतलब ई, ये सिग्मा ई हुआ। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पाश में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, अभी सिर्फ इतना है। किसका बीजगणितीय योग? विद्युत वाहक बलों का। कहाँ पर निकाल रहे हैं? कोई भी बंद पाश में, बंद पाश या फिर बंद लूप। ये किसके बराबर होगा? विभिन्न खंड। ये किस में बट गया? खंडों में बट गया ना, या टुकड़ों में बटा, मतलब उसी को खंड बोलते हैं। ये पहला खंड और ये दूसरा खंड। तो विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आया? I × R को हम लोग डायरेक्ट वोल्टता भी बोल सकते हैं। V = IR होता है ना, तो इसको इतना भी तो बोल सकते हैं, I = V। ये भी सही है। समझ आया? परिभाषा, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पाश के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उसके विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। याद हुआ? सरल है ना? रुको ना, समझ तो लो। अगर मान लो ये वाला नहीं लिख रहे हो तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पाश में अरे ये ई होगा, ई बंद पाश में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उसमें उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। ये भी मतलब विभव या वोल्टता बोल सकते हो। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पाश के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उसमें उत्पन्न वोल्टता के बराबर होता है, मतलब बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर
ये लिखो चाहे ये लिखो, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाला लिखना, क्योंकि इसमें पूरा आ जाएगा। आई भी बता लोगे, आर को भी बता लोगे। समझ आया? इसी को लिख लेना। क्या लिखना है और बताऊं परिभाषा, या लिख लोगे? देखो, किसी वैद्युत परिपथ में किसी बंद पाश या लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उसमें प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। लिख लोगे? नोट करो जल्दी। देखो, ये ना ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, बेस्ड है। लिख लेना। अब समझना यहाँ से। देखो, हमें 2 लूप दिख रहा है। लूप कितना बना है? 2। कौन कौन सा लूप होगा? एक लूप क्या बना है? एक लूप कौन सा है? एक लूप A B E F, A B E F। वापिस आओ A पर, तभी तो लूप बनेगा। क्या नहीं तो यहाँ से जाओगे, यहाँ पहुँचे, हो गया ख़त्म। वापस आओगे ना यहाँ तक, तो इसको भी गिनना। समझ आया? इसमें B C D E B ये 2 लूप बना है, तो दोनों लूप में निकालना पड़ेगा धारा इसके अकॉर्डिंग। देखो क्या लिखेंगे? लूप कौन सा है? A B E F A में, A B E F A में आया। इसको निकालते हैं विद्युत वाहक बल और प्रवाहित धारा। कौन कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? यहाँ से एक I2 तो जाएगा, I1 भी जाएगा क्या? तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। I है तो I1 R1। देखो V इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं? I इंटू R, और साफ साफ लिखा भी है I इंटू R। तो पहले पर देख रहे हैं तो विद्युत वाहक बल E1 लगा है, लेकिन वहाँ पर धारा I1 प्रवाहित हो रही है, और प्रतिरोध कौन सा लग गया? R1। तो क्या लगा? I1 R1। एक समझ आया क्या हुआ? I1 R1। फिर माइनस हो जाएगा I2 R2, क्योंकि इसमें धारा जाएगी, उसके बाद आधी धारा तो घट जाएगी ना, तो जितना धारा बचेगा वो इसमें आएगा। क्या होगा? I2 R2 हुआ। सेम वैसे ही विद्युत वाहक बल भी होगा। विद्युत वाहक बल क्या बनेगा? E1 माइनस E2 आया। ये अभी किस में निकाले? A B E F A में, ऊपर वाले, यानी कि फर्स्ट लूप में 2 लूप बना है, पहला और दूसरा। पहला लूप के लिए निकल गया। दूसरा लूप पर चेक करते हैं। दूसरा लूप कौन सा है बताओ? लूप B C D E और B में, B C D। चलो देखो, इस पर पहले धारा क्या आ जा रही है? I2, और प्रतिरोध बन जाएगा R2। I2 और R2, ये हमारा क्या हुआ? प्रतिरोध। I2 R2 प्रतिरोध हुआ। अब जैसे इसमें पहले ये वाला लिए थे I1 R1, I1 R1 ख़त्म। उसके बाद क्या आया था? इसमें आ गया था धारा I2 R2, लेकिन आधा धारा इसमें खर्च हो गया, तो आधा बचा वो इसमें आया। सेम वैसे क्या होगा? I2 R2 इसमें आया, ख़त्म I2 R2। अब उसके बाद इसमें आएगा, लेकिन इसमें देखो I1 से भी धारा आ रही है और I2 से भी धारा आ रही है। ये I1 है, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से बढ़ जाएगा ना, तो आधी धारा इसमें तो जाएगी। तो यहाँ से ऊपर से क्या मिला हमें? I1 मिला, और जो E2 विद्युत वाहक बल से आ रही है, इससे क्या मिला? I2 मिला। मतलब दोनों ही धाराएं आ रही है, और अगर इसमें चेक करें तो सिर्फ I1 ही आ रही है। ठीक, तो इसमें कौन कौन सी धारा आया? I2 वाला आया, और एक I1 प्लस I2 आया। समझ आया कैसे कैसे आया? प्लस I1 प्लस I2, और इंटू में R, इंटू क्या बनेगा? R। लेकिन R इस बार कौन सा होगा? I1 प्लस I2 कहाँ पर जा रही है? I1 प्लस I2 कहाँ आ रही है? R3 में। तो ये R3। R3 के लिए विद्युत वाहक बल कौन सा है? E3। E3, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। समझ आया
ये है किरचॉफ का नियम। सिर्फ इतना ध्यान देना है, पहले में कहाँ जा रही है I1 और R1, ये I1 R1 प्रतिरोध बना। अब आधी धारा तो इसमें पहुँच गई, बचेगी वो धारा कहाँ आएगी I2 में, मतलब I2 और R2 घटा दिए, E1 माइनस E2 हुआ। फर्स्ट पास ख़त्म, सेकंड पास पर आए, मतलब सेकंड लूप पर। इसमें I2 R2 सेकंड लूप यहीं से तो स्टार्ट होगा क्या, या ऊपर वाला भी लेंगे, नहीं ना, सेकंड लूप इतना ही है। फर्स्ट लूप को अभी गायब कर दो, ये I2 R2, लेकिन इसमें धारा I1 से भी यहाँ पहुँचेगी और I2 से भी पहुँचेगी, इसलिए I1 प्लस I2 आया। क्लियर हुआ? यह है किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब अगला टॉपिक पढ़ना है व्हीटस्टोन सेतु। नोट करो इसको पहले।